नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शिवानी जी की लिखी कहानी आमी जे बनलता। बचपन की कौन सी याद गहरी नहीं होती। बहुत पीछे छूट गए बचपन की स्मृतियां बटोरने लगती हूँ तो एक साथ ना जाने कितने चेहरे, कितनी घटनाएं, कितनी नदियां, समुद्र, कितने ही शहर और ग्रामों की स्मृति मुझे पीछे खींचने लगती है। कभी सदन के राजप्रसाद में लीला के साथ बनाए गुड़ियों के घरौंदे, कभी बेरावल के उद्धत जल्दी तरंगों का मत नर्तन, कभी राजकोट की उस तंग गली में चीनी के रंगीन पारदर्शी गिलास बेचने वाले अनोखे हंसमुख फेरी वाले की प्रतीक्षा, और कभी अल्मोड़ा गिरजे की गुरु गंभीर इतवारी घंटा ध्वनि। अचानक वही टन टन सुनती मैं अपने कल्पना लोक में ही उड़ती शिलांग जा पहुंचती हूँ। ब्रह्मपुत्र के विराट वक्ष स्थल पर हिलता डुलता स्टीमर मुझे हबीगंज ले जा रहा है। अब शायद उस विचित्र वंकिम ग्राम को भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान अपनी ओर खींच ले गया है। ऐसी विचित्र बस्ती मैंने फिर अपने जीवन में कभी नहीं देखी। ना जाने कब किस भूकंपी धक्के ने उसे सदा के लिए टेढ़ा कर दिया था। हरे हरे धान के टेढ़े खेत, पान के झुरमटों की बनी टेढ़ी ठिगनी झोपड़ियाँ और टेढ़े खड़े ताड़ के पेड़, वह भी ऐसी मुद्रा में जैसे एक दूसरे से गुथी खजुराहो की मूर्तियां हो। प्रकृति ने इस बस्ती को सौंदर्य दान आकृपण हस्त से ही किया था, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु विधाता जैसे कभी सुंदर चेहरा गढ़कर स्वयं अपने ही क्रूर आघात से उसे एक पक्षाघाती झटके से सदा के लिए टेढ़ा विकृत कर देता है, ऐसे ही प्रकृति ने स्वयं उस सुंदर बस्ती को श्रीहीन कर दिया था। उसी हबीगंज में अपनी एक सहपाठिनी के साथ 2 दिन बिताकर मैं शिलांग पहुंची। कलकत्ते के विद्यासागर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा देकर मैं अपनी बड़ी बहन के पास शिलांग गई थी। वहां धान खेती में एक बंगला लेकर मेरी बड़ी बहन बीए की परीक्षा दे रही थी। बड़े आनंद और उल्लास के बीच ग्रीष्मावकाश की कुछ छुट्टियां वहीं बिता हम तीनों बहनें घर लौट रही थी। आज तक ना जाने कितनी यात्राएं कर चुकी हूँ, किंतु उस यात्रा के आनंद का स्वाद ही भिन्न था। कभी घने वन अरण्यों के बीच गुजरती धड़धड़ाती रेलगाड़ी ठीक ऐसे बल खाने लगती जैसे केंचुए को किसी ने तिनके से कोंच दिया हो। पेट की बातें भी गोल घूमने लगती। उधर वन वनांतर को रंगती हिरीतिमा स्वयं ही आकर आंखों में धूप का सुशीतल चश्मा लगा देती और फिर निरंतर झरझर कर बरसती जलधारा। लगता किसी कच्ची छत सा टपकता आकाश हमारे साथ साथ चला आ रहा है। हमारा डिब्बा अधिकांशतः बंगाली असमियों यात्रियों से ही भरा था। इसी से गाड़ी के चलते ही उन अपरिचित आंखों की उत्सुकता सहज प्रश्नों से हमें कोचने लगती। अजी, ये कौन सी बोली बोल रही हो तुम लोग? हाय माँ, पहाड़ी हो? ओह, बोलपुर में रवि ठाकुर के स्कूल में पढ़ती हो? इसी से वहां तो सुना साहब मेम लोग भी एकदम साफ वीरभूमि बंगला बोल देते हैं। कभी उनका व्यर्थ कौतूहल मुझे बेहद झुंझला देता। कितना अच्छा लग रहा था प्रकृति का ये पल पल बदलता रूप, पर सहयात्रियों को प्रश्न पूछे बिना चैन कहाँ था। वैसे भी उत्तर मेरी 2 बहनें ही दे रही थी। मैं बड़ी अशिष्टता से बाहर ही सिर निकाले देखती जा रही थी कि इंजन ने एक लंबी सीटी बजाकर निकट आ रहे किसी बड़े स्टेशन की पूर्व सूचना दी। वह स्टेशन निश्चय ही बड़ा था, क्योंकि रंगीन लाल हरी बत्तियों की जगमगाहट में बार बार मिलती विलंग होती पटरियों का जाल विस्तृत होता सिकुड़ता एक विराट प्लेटफॉर्म पर सिमट गया। गाड़ी रुकी तो संध्या प्रगल्भ हो चुकी थी। कभी कभी सोचती हूँ, जो आनंद आज से 20-25 वर्ष पूर्व रेलगाड़ी के किसी बड़े स्टेशन पर रुकने में आता था, वे अब क्यों नहीं आता? क्या हम यात्री ही बदल गए हैं?
या स्टेशन की बहुरंगी भीड़। मुझे तो आज के इंजन की सीटी में भी वैसी ही टीस नहीं सुनाई देती। अब उसमें किसी तरुणी बाईजी के ताजे कंठ स्वर की मीठी गूंज नहीं रह गई है। डीजल का इंजन का भोतरा गला तो अब किसी गत यौवना वार वनिता के बैठे गले सा ही डकार उठता है। उस दिन इंजन की बड़ी मीठी गूंज के साथ ही गाड़ी रुकी। स्टेशन का आनंद मेला मुग्ध नयनों से निहारती मैं स्वयं झकझोरे खाती चली ही थी कि वे आकर सहसा मेरे पास बैठ गई। एकदम कृशोदरी, सुललिता, पतली नाक, बहुत बड़ी आंखें और होठों की ऐसी विचित्र गढ़न ना मैंने पहले कभी देखी थी, ना शायद कभी देखूंगी। नीचे का होठ मोटा, ऊपर का धनुषाकार मुड़ा, एकदम पतला, ठीक जैसे किसी छोटे मुंह की शीशी पर भूल से बड़ा ढक्कन लग गया हो। बराबर यही लगता कि हंसती जा रही है। वह भी ऐसी हंसी कि जितनी ही बार देखो उतनी ही बार कलेजा हिम। चलो भाई, गाड़ी तो पकड़ ही ली, अब तुम सुनाओ क्या हाल है, कब आई? उसने ऐसी आत्मीयता से मेरा हाथ पकड़ लिया कि मैं भैंसे सहम कर उठने लगी। अरे बैठ भी। वे फिर हंसी और जोर से हाथ खींचकर मुझे ऐसे बिठा दिया कि मैं उसकी गोद में ही गिर पड़ी। कैसे नखरे दिखा रही है, जैसे पहचानती ही ना हो कि लो सही अमीजे बनलता। अरे सखी, यह तो मैं हूं बनलता। मैंने भय विवल दृष्टि से तीसरी सीट पर बैठी अपनी दोनों बहनों को देखा। अपनी ही बचकानी जिद से तो मैं उनसे दूर उस खिड़की के लोभ से उधर जा बैठी थी, पर तब मैं क्या जानती थी कि ये खूंखार सिहिनी आकर मुझे ऐसे दबोच लेगी। वहीं से बड़ी बहन ने मुझे आंखों से इशारा किया, बैठ जा बैठ जा, देखती नहीं पागल है। गाड़ी पूरे वेग से भाग रही थी और मेरा हाथ उसी पगली की वज्र मुष्टिका में बंद था। उसके दुबले पतले हाथ क्या लोदंड से कुछ कम थे? लग रहा था थोड़ी ही देर में मेरी उंगलियों को मसलकर हलवा बना देगी। पास ही बैठे एक वृद्ध सज्जन को शायद मेरा सफेद चेहरा देखकर दया आ गई। झपटकर उन्होंने कहा, क्यों परेशान कर रही है उसे, छोड़ उसका हाथ। जाओ माँ, अपनी बहनों के पास जाकर बैठो। अच्छा बूढ़े, मौत आई है क्या तेरी? अपने हाथ की पोटली नीचे पटक कर वे जंगली बिल्ली सी उछली और छत पर लगी खूंटी पर चमगादड़ सी लटक गई। फिर तो कुछ पलों को मैं ही नहीं पूरे डिब्बे के यात्री सहम कर जहां के तहां चिपके रह गए। लगता था सचमुच कोई कामरूप की मायाविनी डाकिनी हमारे डिब्बे में घुस पड़ी है। वे एक बार फिर उछली और डिब्बे में इधर उधर लगी खूंटियों पर झूलती हुई शाखा मृगी की तरह घूमने लगी। किसी प्राचीन मंदिर की भित्तियों पर अंकित त्रिकोणधारी यक्षिणी की मूर्ति सी बनलता ने फिर सबको सहमा दिया। खूंटी पकड़ते ही वे गोल गोल घूमने लगती और उसके घूमने में भी तेजी से चक्कर काट रहे लट्टू की सी सनसनाहट आ जाती। तभी हम कांपते यात्रियों ने बज्जर बट्टू सी घूम रही उस रहस्यमयी की काठ के लट्टू से एक और समानता पकड़ ली। उसकी एक टांग लकड़ी की थी। सूत के डोरे से बांधकर कौशलपूर्ण तीव्रता से छोड़ा गया लकड़ी का रंगीन लट्टू जैसे सर करता अपनी पतली नोक पर नाचने लगता है, वैसे ही खूंटी पकड़ गोल गोल चक्कर खाती वह अपनी लकड़ी की टांग को तेजी से नचाती। कलेजा दहला देने वाला अट्टहास करती हुई चीख उठती, ओई लो आमीजे बनलता। गोल गोल घूमकर स्थिर होते ही उसने अपनी उसी लकड़ी की टांग का शब्दवेदी बाण मारा था उस वृद्ध सज्जन की पीठ पर। उस अचानक आ पड़े पद प्रहार से बेचारे तिलमिला उठे थे। ले बूढ़े, और मुंह लगेगा, जानता है मैं कौन हूं? बनलता सुंदरी। अरे 4-4 छोकरों ने आत्महत्या की है बनलता के लिए। ओह, कहां से घुसाई डिब्बे में ये पगली। घेरुन तो मोशा गई। हमारे एक हृष्ट पुष्ट सयात्री महा उत्तेजित होकर बनलता को पकड़ने बाहें समेटते उठ खड़े हो गए, पर बेचारे एक कदम बड़े ही नहीं थे
कि बनलता की लकड़ी की टांग ब्रह्मास्त्र बनकर उन्हें धराशाही कर गई। फिर तो दुबली पतली साक्षात रणचंडी बनी बनलता फटाफट पद प्रहार करती उन्मुक्त तांडव सा कर उठी। हम तीनों बहनों को छोड़ प्रत्येक यात्री उसके काष्ठ पद प्रहार का प्रसाद पा चुका था। अब परम तृप्ति से वह मुस्कुराती लटकती खतरे की चैन के नीचे खड़ी होकर गाने लगी। कोई चैन खींचने का दुस्साहस करता भी तो कैसे, सहसा संगीत ने उसके क्रोध को साध लिया। गाना भी ऐसा वैसा नहीं, सधे गले का एकदम पक्का गाना, मीठी ठुमरी के साथ रेलगाड़ी जैसे दीपचंदी का ठेका लगाती चली जा रही थी। गोरी तोरे नैन बिन काजर कजरारे। गाने की प्रत्येक चटपटी पंक्ति के दोने के साथ वे किसी कुशल चाट वाले की भांति मिर्च मसाले की चुटकियां छोंफती जा रही थी, कभी अपने चंचल कटाक्ष से और कभी नुकीले चिंबुक पर धरी तर्जनी से। सहसा वंकिम ग्रीवा के एक सधे झटके के साथ एकाएक फ्यूज हो गई बिजली के बल्ब की भांति। पल भर दो मुंदी उस आम की फांक सी बड़ी आंख ने उसके पेशे का परिचय दे दिया। वृद्ध सज्जन ने घृणा से मुंह फेर कर पच से वहीं थूक दिया। लंबी सी लपेट साड़ी को अब वे घुटनों तक उठाती वहीं पर ठुमक रही थी। नाचते नाचते वे धीरे धीरे मेरी दोनों बहनों की ओर बढ़ी और धप से उन्हें खिसकाती बीच में बैठ गई। अब आरंभ हुआ उसका धारा प्रवाह अंग्रेजी भाषण। क्षण भर पूर्व जिसके अश्लील कटाक्ष, मदालस हंसी और पल भर को मुंदी आंख का घिनौना आमंत्रण यात्रियों की संस्कारी चित्त को घृणा से भर गया था। वे ही यात्री उसकी शुद्ध अंग्रेजी सुनकर आंखें फाड़ फाड़ कर प्रशंसा से उसे देखने लगे थे। देश तब भाषा भी सुनने वालों को अपने वशीकरण मंत्र से बांध लेती थी। अरे वह कह रही थी, 24 परगना के दौरे पर गया था उस बार कपूर साहब, 7 जिलों का हाकिम, ऊंचा अगला गोरा चिट, आंखें ऐसी नीली हरी जैसे तुतिया। मुझसे बोला, बोनी इस बार दौरे पर तू भी चलेगी मेरे साथ, मचान पर बैठकर तेरा गाना सुना जाएगा। शेर का शिकार भला तेरे बिना कैसा। मुझे बोनी कहता था मुझोसा, कहता था बोनी तेरी संगमरमर की मूर्ति बनवाकर अपने बाप दादाओं के कासल में लगवाऊंगा। मूर्ति तो नहीं ले गया, टांग जरूर ले गया मेरी। एक बार फिर बनलता की भयानक हंसी सबको सहमा गई। उसी के साथ शेर के शिकार को गई थी। कहता था ऐसा शिकार संसार के किसी शिकारी ने आज तक नहीं किया होगा। एक ही गोली से 2 शिकार करूंगा। आज उधर आदमखोर शेर, इधर आदमखोर शेरनी। खूब हंसा था मुंह जला। शेर दहाड़ा, उसने गोली चलाई। एक ही में तड़प कर शेर गिरा और कपूर साहब ने खुशी से उछलकर मुझे बाहों में भरा। चरमराकर मचान टूटा। साहब तो डाल पकड़कर लटक गया, पर मैं गिरी धमाक से। गैंग्रीन हुआ, टांग कटी। होश में आई तो देखा टांग ही नहीं फिरंगी प्रेमी भी चला गया है मेरा। लंगड़ी शेरनी अब आदमखोर नहीं रह गई है भाई, अब तो बस गाना गाती है वह। अपनी लकड़ी की टांग पर पतली उंगलियों से ठेका देती वह उन दिनों का अत्यंत लोकप्रिय गीत गा गा कर झूमने लगी। तुमी जे गियाछो बकुल बिछान पथे। लकड़ी की टांग पर ताल देती लंबी उंगलियां, उन बड़ी मदालस अमानवीय आंखों की शुधातुरा सिहिनी की सी दृष्टि और हवा में उड़ रहे घने काले केश। गीत की दूसरी पंक्ति बार बार दोहराती वह न जाने क्यों मेरी ओर देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे प्रश्न पूछ रही हो। आमी शेकी हाय, फैले जावा माला। हाय, मैं क्या फेंकी गई माला ही हूं। इतने वर्ष बीत गए हैं, न जाने कितनी रेलगाड़ियों में चढ़ी हूं, कितनी से उतरी हूं, किंतु असम के गहन अरण्य को चीरती उस रेलगाड़ी में बैठकर गाती उस रहस्यमयी स्वरलय नटिनी के उस टीस भरे गीत की प्रश्न ढुकर पंक्ति आज भी मेरे जीवन की सबसे गहरी याद बनकर रह गई है। कभी कभी लगता है वे लकड़ी की टांग पर ताल देती अब भी मुझसे पूछ रही है, आमी शेकी हाय, फैले जेवे माला। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।